साल 1999 फोर्ड मोटर्स का मुख्यालय। रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ विलफोर्ड के सामने बैठे हैं। टाटा इंडिका के खराब प्रदर्शन के बाद वे अपना कार बिजनेस बेचना चाहते हैं। विलफोर्ड कहते हैं, जब आपको पैसेंजर कारों के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो आपने ये बिजनेस शुरू ही क्यों किया? हम आपका ये बिजनेस खरीद कर आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा उस दिन एक शब्द नहीं बोले, वे चुपचाप भारत लौट आए। लेकिन उनके मन में गुस्सा नहीं, एक संकल्प था। ठीक 9 साल बाद 2008 में दुनिया ने देखा कि जब फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर था, तब उन्हीं रतन टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीद कर विलफोर्ड से वही शब्द वापस सुने, आपने JLR खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपमान का जवाब 2 शब्दों से नहीं बल्कि सफलता की गूंज से दिया। नमस्ते, मैं आपका सुधीर। आज मैं आपको भारत के सबसे चहेते उद्योगपति और मानवता के प्रतीक रतन नवल टाटा के जीवन के उन अनछुए पहलुओं से रूबरू कराऊंगा जो केवल एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तां है जिसने व्यापार को राष्ट्र निर्माण का जरिया बनाया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा और मां सूनी टाटा के बीच दरार आ गई और जब रतन केवल 10 साल के थे उनके माता पिता अलग हो गए। ये वो दौर था जब समाज में तलाक को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। स्कूल में उन्हें सहपाठियों के तानों और मजाक का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में उनकी दादी लेडी नवसबाई टाटा ने उन्हें संभाला। उन्होंने रतन को 2 चीजें सिखाई, गरिमा और मूल्य। रतन टाटा ने एक बार कहा था, मेरी दादी ने हमें सिखाया कि चाहे जो हो जाए अपनी मर्यादा कभी मत खोना। 1955 में वह अमेरिका चले गए। कार्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। वहां उन्हें अपना पहला सच्चा प्यार मिला। लॉस एंजल्स की एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करते हुए वे शादी करने ही वाले थे, लेकिन उनकी दादी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भारत लौटना पड़ा। उनकी प्रेमिका भारत आने वाली थी, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। युद्ध के डर से उनके परिवार ने उन्हें भारत नहीं आने दिया और इस तरह रतन टाटा का वह प्रेम अधूरा रह गया। उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। भारत लौटने पर JRD टाटा ने उन्हें सीधे ऑफिस में बैठने के बजाय जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने भेजा। वहां उन्होंने एक साधारण मजदूर की तरह भट्टियों में कोयला झोंका। 1991 में जब भारत की अर्थव्यवस्था उदारवाद की ओर बढ़ रही थी, JRD ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उन्हें टाटा ग्रुप के पुराने और शक्तिशाली शत्रकों जैसे रूसी मोदी और दरबारी सेठ के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो उन्हें अक्षम मानते थे। रतन टाटा ने बिना किसी शोर के रिटायरमेंट पॉलिसी में बदलाव करके धीरे धीरे पूरे ग्रुप को एक सूत्र में पिरोया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। उन्होंने टेटली टी, कोरस स्टील और जैगुआर लैंड रोवर जैसे बड़े सौदे किए। इसी बीच उन्होंने आम आदमी के लिए 1 लाख रुपए की कार नैनो का सपना देखा। पश्चिम बंगाल के सिंगुर में विरोध प्रदर्शनों के कारण जब प्लांट बंद करना पड़ा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर मेरे सिर पर बंदूक भी रख दी जाए तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अगर ट्रिगर दब चुका है तो मुझे जाना होगा। और रातों रात वे प्लांट को गुजरात ले गए। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ तो रतन टाटा 60 घंटों तक होटल के बाहर खड़े रहे। हमले के बाद उन्होंने हर प्रभावित कर्मचारी और यहां तक कि होटल के बाहर बैठने वाले वेंडरों के घर जाकर उनकी मदद की। उन्होंने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाया और घोषणा की कि शहीद कर्मचारियों के परिवारों को जीवन भर उनकी आखिरी सैलरी मिलती रहेगी। टाटा का कुत्तों के प्रति प्रेम भी जग जाहिर था। उन्होंने बॉम्बे हाउस के दरवाजे सड़कों के कुत्तों के लिए खोल दिए। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में शांतनु नायडू के साथ उनकी दोस्ती ने दुनिया को दिखाया कि महानता की कोई उम्र नहीं होती। 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अंतिम शब्द थे, मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया। उन्होंने कभी दौलत को अपनी पहचान नहीं बनाया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उनकी संपत्ति का 66% हिस्सा समाज सेवा में जाता है। रतन टाटा चले गए, लेकिन उनकी विरासत उन अस्पतालों, स्कूलों और करोड़ों भारतीयों के विश्वास में जीवित है, जो टाटा नाम को केवल एक ब्रांड नहीं बल्कि भरोसा मानते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।